मेरी आंख खुली तो कैराकॉफ बेला के हाथ में थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी और कैराकॉफ मेरे सामने रख दी। वो खिसियानेपन से बोली, मैं इसे चेक कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हारी जंबील में खाने को कुछ बचा है नहीं? वो बोली, बहुत कुछ है। मैंने उठकर झील के पानी से मुंह हाथ धोया और दोबारा बरामदे में आ गया। बेला थैले में से कुछ चीजें निकाल चुकी थी। हम दोनों पेट पूजा करने लगे। खाना खाने के बाद मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं बैठे बैठे ऊँग गया। आंख खुली तो थकन अभी भी तारी थी। मैंने झील के पानी में छलांग लगा दी। मुझे पानी में उतरे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की बहुत मध्यम सी आवाज थी जो पहाड़ियों में बाज़गश्त सी पैदा करती हुई महसूस हो रही थी। बेला ने भी वो आवाज सुन ली। उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर चीखी, भागो नाची, वो लोग आ रहे हैं। मैं तैरता हुआ किनारे पर आ गया। बेला उस वक्त उन पहाड़ियों की तरफ देख रही थी जिस तरफ से हम आए थे। बहुत दूर एक पहाड़ी के ढलवान रास्ते पर सफेद रंग की एक वैन दिखाई दे रही थी। मैं बरामदे की तरफ लपका जहां कैराकॉफ के करीब ही रिवॉल्वर और थैला भी रखा हुआ था। बेला भी मेरे पीछे ही थी। उसने थैले के साथ रिवॉल्वर उठाया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया। अब उस पर भरोसा किया जा सकता था कि रिवॉल्वर उसके पास रहने दिया जाता। हम दोनों कॉटेज के पिछली तरफ खड़ी हुई जीप की तरफ लपके। मैंने फौरन ही स्टीयरिंग संभाल कर इंजन स्टार्ट कर दिया। बेला ने सामने की तरफ इशारा किया तो मैंने जीप को एक जोरदार झटके से उस तरफ बढ़ा दिया। बेला ने कहा, मंदिर के पिछली तरफ रास्ता है, जीप उसी तरफ मोड़ लो। जीप गुर्राती हुई मंदिर वाले टीले पर आ गई। उसके पिछली तरफ एक कुशादा पथरीला रास्ता था जो पहाड़ियों के अंदर चला गया। एक मौके पर हमारी जीप बुलंदी पर आ गई। दाईं तरफ एक ढलान पर वो सफेद वैन उतरती हुई दिखाई दी। उसका रुख ऐसा था जैसे वो सामने से हमारा रास्ता काटने की कोशिश कर रही हो। और फिर दफतन फायरिंग की आवाजें गूंज उठी। वैन से फायरिंग की गई थी लेकिन हम रेंज से बाहर थे। मैंने कहा, ये लोग आगे निकलकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बेला ने कहा, नहीं, वहां कोई रास्ता नहीं है। पहले उन्हें मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। तुम मुतमईन रहो, वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आगे बहुत से रास्ते हैं, हम किसी भी तरफ निकल सकते हैं। हमारी जीप एक बार फिर ढलान पर उतरने लगी। इस तरह वो वैन भी हमारी निगाहों से ओझल हो गई। धूप अगरचे खासी तेज थी लेकिन पहाड़ियों पर दरख्त और सरसब्ज झाड़ियों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं पुरपेच पथरीले रास्तों पर तेजी से जीप दौड़ाता रहा। दोपहर के करीब मैंने जीप रोक ली और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो वैन पुरपेच पहाड़ी रास्तों पर किसी और तरफ निकल गई थी। ये खासी महफूज जगह थी। एक तरफ पहाड़ी में खोसी बनी हुई थी। उस पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। जीप का इंजन खासा गर्म हो गया था और हमें भी कुछ आराम की जरूरत थी। मैं जीप से उतरकर नदी के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद शाम का धुंधलका फैलने लगा। हमने वो रात वहीं गुजारने का फैसला किया। मैंने जीप के पिछले हिस्से से पेट्रोल का टैंक उठाकर टैंकी में उंडेल दिया और रेडिएटर में पानी भी डाल दिया। उस जीप के पिछले हिस्से में भी आमने सामने 2 सीटें थीं। एक सीट पर मैं लेट गया और दूसरी पर बेला। मेरे ख्याल में हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। वो वैन पुरपेच पहाड़ी रास्तों पर भटकती हुई उस तरफ भी आ सकती थी, लेकिन इस भाग दौड़ ने मुझे इस कदर थका दिया था कि सीट पर लेटते ही आंखें बंद होने लगी। मैं बहुत गहरी नींद सोया था। आंख खुली तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। बेला मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और फिर सूरज तुलू होने के थोड़ी ही देर के बाद हम वहां से रवाना हो गए। हम दोपहर तक उन पहाड़ियों में सफर करते रहे और फिर एक जगह जीप रोक ली गई। उस जगह गुंजान दरख्त और ऊंची झाड़ियां थीं। जीप को उन दरख्तों और झाड़ियों में ऐसी जगह खड़ा किया गया था कि दूर से न देखा जा सके। बेला बता रही थी, इस पहाड़ी की दूसरी तरफ माउंट अबू शहर है। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरफ आने की हिमाकत करेंगे। वैसे भी यहाँ हमें कोई पहचानता नहीं है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर वाक़ ये शहर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ कई मंदिर और लातादाद तारीखी इमारतें हैं। सबसे ज्यादा हुस्न नाकी झील में है। यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते रहते हैं, इसलिए हम पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकेगा। रेलवे स्टेशन शहर से 29 किलोमीटर दूर है। आमदोरफ्त के लिए रात गए तक बसें और टैक्सियां वगैरह चलती रहती हैं। हम बस स्टेशन से किसी भी बस पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। मैंने कहा, मैं तो मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँ, किसी ने अभी तक मुझे नहीं देखा, इसलिए मेरे यहाँ पहचान लिए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन तुम तो उन्हीं के साथ ही हो, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? वो बोली, मुझे सिर्फ गोरख सिंह और उसके साथ ही पहचानते हैं। उनमें से बेशतर को तुम कदालिया की पहाड़ी और उसके आसपास खत्म कर चुके हो। गोरख सिंह ने हमारे बारे में यहाँ इत्तला तो दे दी होगी, लेकिन वो अपना स्टेशन छोड़कर यहाँ नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। शाम का अंधेरा फैलने से जरा पहले हमने जीप छोड़ दी और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी,
चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखते हुए मेरे होंठों से बेख्तियार सीटी निकल गई। नशेब में दूर तक शहर फैला हुआ था। बाज कलनुमा खूबसूरत इमारतें यहाँ भी दिखाई दे रही थीं। अंधेरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, लेकिन बेशतर रोशनियां जगमगा उठी थीं। हम पहाड़ी से उतरकर सालार बाजार की तरफ चलने लगे। ये उस शहर का मरकजी और सबसे खूबसूरत इलाका था। तमाम शॉपिंग सेंटर्स भी उसी तरफ थे। बाज राह चलते लोग हमें घूर रहे थे। ज्यादातर बेला ही उनकी नजरों का मरकज बनी हुई थी। बेला एक दुकान के सामने रुक गई जहां मकामी दस्तकारी की चीजें सजी हुई थीं। बेला ने एक सस्ती सी चादर खरीद कर ओढ़ ली। दुकान से निकलकर चंद कदम चलने के बाद वो रुक गई। सामने काफी दूर 2 पुलिस वाले टहलते हुए आ रहे थे। बेला ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। तुम्हारी गन कहाँ है? मैंने उलझी हुई नजरों से उसको देखा। कहा, शर्ट के नीचे छुपा रखी है। क्यों? वो बोली, जहां पुलिस वाले अजनबियों को बिला वजह परेशान करते रहते हैं। कुछ रकम बटोरने के लिए वो जामा तलाशी से भी नहीं चूकते। गन मुझे दे दो। जाहिर है वो मेरी जामा तलाशी लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बेला ने चादर दोनों हाथों से इस तरह फैला दी जैसे उसे अपने जिस्म पर दुरुस्त करना चाहती हूँ। मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी टी शर्ट के नीचे से कैराकॉफ निकालकर उसके हाथ में थमा दी। उसने चादर दुरुस्त कर ली। बेला का कहना दुरुस्त साबित हुआ। सामने से आने वाले पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। चंद उल्टे सीधे सवालात किए। एक ने मेरा लिबास भी थपथपा कर देखा। वो बेला को खा जाने वाली नजरों से घूरते तो रहे थे, लेकिन उसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। पुलिस वाले आगे बढ़ गए और हम अपने रास्ते पर चल दिए। अगर कैराकॉफ मेरे पास होती तो यकीनन पकड़े गए होते या मार धाड़ शुरू हो चुकी होती। बेला सालार बाजार की तरफ जाने की बजाय दूसरी सड़क पर मुड़ गई। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम एक बहुत बड़े मंदिर के सामने मौजूद थे। बेला ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं जरा प्रार्थना कर लूं, फिर दूसरे गेट से बस स्टेशन की तरफ निकल चलेंगे। मैं सहन में बरामदे के सुतून के करीब रुक गया। बेला अंदर जाकर चंद मिनट के बाद ही वापस आ गई और फिर हम तवील बरामदे में एक तरफ चलने लगे और आखिरकार एक दरवाजे में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ा कमरा था। फर्श पर 15-20 आदमी बैठे हुए थे और सामने वसीओ अरीस चबूतरे पर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था। उसने गिरवे रंग का लंबा सा चोगा पहन रखा था, लेकिन शेव और सर भी गंजा था। मोटी मोटी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। उसके गले में 2-3 मालाएं थीं। मैं कांप उठा। वो स्याह कोबरा था जो मुसलसल हरकत कर रहा था। उस शख्स के चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। उसके साथ एक छोटी मेज रखी हुई थी जिसके एक तरफ खूबसूरत पटारी रखी हुई थी और मेज के वस्त में दूध से भरा हुआ शीशे का प्याला था। वो शख्स संस्कृत जबान में कुछ कह रहा था। फिर उसने झुककर पटारी का ढक्कन उठा दिया। एक खौफनाक किस्म का सांप फन फैलाए पटारी से बरामद हुआ और रेंगता हुआ प्याले से दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद वो सांप फिर पटारी में चला गया। उस शख्स ने पटारी का ढक्कन बंद कर दिया। दोनों हाथों से दूध का प्याला उठाकर होंठों से लगा लिया। वो एक ही सांस में सारा दूध पी गया और खाली प्याला मेज पर रख दिया। बेला ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की, ये नागराज है, अब ये भाषण देगा। हमें इसके सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना है। उन आदमियों के करीब फर्श पर बैठ जाओ। हम आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे। न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने एक नजर नागराज की तरफ देखा और आगे बढ़कर फर्श पर बैठ गया। बेला भी मेरे करीब ही बैठ गई। नागराज भाषण शुरू कर चुका था। उसका मौजू पाप और पुण्य था। फिर वो जुल्म के खिलाफ बोलने लगा। फिर अपराध की बातें होने लगी। वो बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। लगता था जैसे बराह रास्त मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अगर बेला मुझे पहले ही उसके बारे में सब कुछ बताना चुकी होती तो मैं उसकी बातों से जरूर मुतासिर होता। वो कह रहा था, हम सब अपराधी हैं। अपराध हमारे मन में है। जब तक हम अपने मन को दर्पण की तरफ नहीं करेंगे, अपराध खत्म नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बड़े कष्ट उठाने होंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मगर हम दूसरों को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं। दूसरे हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई अपराधी छुप नहीं सकता। इस लम्हे भी हम में एक अपराधी मौजूद है। मगर मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मैंने बेला को कोहनी मार कर इशारा किया और उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। बेला भी अपनी जगह से उठ गई। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर मेरे सामने आ गई। उसने चादर जिस्म से उतार कर फेंक दी और मुझे कैराकॉफ राइफल की जद पर लेते हुए चीखी, नागराज, यही है वो अपराधी जो अब तक कई आदमियों की हत्या कर चुका है। यही है वो पाखंडी जिसकी तलाश में तुम्हारे आदमी मारे मारे फिर रहे हैं। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत हो गया। दिमाग सुन्न होकर रह गया। रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा और मैं पथराई हुई नजरों से बेला को देखता रह गया। मेरे अंदर एक अजीब सन्नाटा तारी था। सनसनी की एक लहर थी जिसने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। हड्डियों का गूदा तक शायद बर्फ की तरह जमकर रह गया था।
रीढ़ की हड्डी पर चींटियां और गर्दन पर कींचवे से रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे इस दुनिया में मेरा वजूद ही न रहा हो, और फिर जैसे मैं होश में आ गया। बेला के इस इक़दाम ने मुझे लर्जा कर रख दिया। मैंने कठिन तरीन हालात का मुकाबला किया था, मौत की आंखों में झांक कर देखा था, लेकिन कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। मेरी टांगें हौले हौले कांपने लगी, लगता था लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, लेकिन मैंने फौरन ही इस कैफियत पर काबू पा लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैं अपने आप को बहुत ज़हीन समझता था, लेकिन बेला मुझसे ज्यादा चालाक साबित हुई। मैं समझता था कि अपनी जान के खौफ से वो मुझसे गद्दारी नहीं करेगी। पिछले 2 दिनों में उसने जिस तरह मेरा कदम कदम पर साथ दिया था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी करेगी। मौत के उन फरिश्तों से बचने के लिए उसने बार बार मेरी मदद की। उसकी मदद से उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे भी गए, लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक ऐसी तंजीम की रुकन थी जो इसराइली मोसाद के बाद दहशतगर्दी और तखरीबकारी में दूसरे नंबर पर थी। मैं अखबारात में रॉ की सरगर्मियों के बारे में पढ़ चुका था। पाकिस्तान की सरहदों के अंदर होने वाली तखरीबकारी और दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे रॉ का हाथ होता था। ट्रेनों, बसों और पब्लिक मकामात पर बमों के धमाके, सड़क पर फायरिंग वगैरह इसी तंजीम की कारस्तानियां थीं। और बेला भी इस तंजीम की रुकन थी जो पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। बेवकूफ़ तो मैं ही था जो बेला जैसी औरत के चक्कर में आ गया। वो कितनी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ़ बनाती रही थी। अपने आदमियों को मेरे हाथों मरवा कर उसने मेरा एतमाद हासिल कर लिया। नागराज और दूसरे लोगों की सफाकियों के किस्से सुनाकर उसने मेरी हमदर्दियां हासिल की, और इस दौरान बड़ी होशियारी और चालाकी से मुझे बतदरीज मौत की भयानक वादी की तरफ धकेलती रही, और मैं बड़े इत्मीनान से उसके फैलाए हुए जाल में फंस गया। वो अगर चाहती तो रास्ते में भी किसी जगह मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर सकती थी। ऐसे कई मौके उसे मिले थे। वो बड़ी आसानी से मुझे राइफल की जद पर लेकर अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन वो मेरी जहानत और बेखौफी से भी वाकिफ रही होगी। उसे अंदेशा रहा होगा कि उसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी और उल्टा उसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया था और मैं बड़ी आसानी से उसकी चाल में आ गया। बेला उस वक्त कैराकॉफ ताने मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिखरी हुई सफाकी ने उसका सारा हुस्न गारिद कर दिया। आंखों में बेपनाह सर्द महरी थी। उसकी उंगली राइफल के ट्रिगर पर थी और मैं अंदाजा लगा सकता था कि मेरी किसी मामूली सी हरकत पर भी वो ट्रिगर दबाने में दरेग नहीं करेगी। मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, बेला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि ये लोग अब तुम्हारे भी दुश्मन हैं और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? बेला के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, और तुम ये भूल गए हो कि मैं भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी अपने खून की बलि तो दे सकती है, लेकिन अपने देश को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, और वो जो तुमने मेरा साथ दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोली, इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम एक ताकतवर और ज़हीन इंसान हो। मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में लेने के लिए तुम्हारा साथ दिया। मैंने कहा, बड़ी अजीब मंतिक है। बहरहाल राइफल नीचे कर लो। लोग कुछ खौफजदा हो रहे हैं और वो जल्लाद भी हमारी तरफ दिख रहा है। इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो गुर्राई इस ख्याल को जहन से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से जा सकोगे। तभी नागराज की गूंजती हुई आवाज आई, कन्या। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खून भरी सुर्ख आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। वो बोला, कौन हो तुम कन्या? और ये मूर्ख कौन है जिस पर तुम इतने बड़े अपराध का आरोप लगा रही हो? बेला चीखी, नागराज, ये वही अपराधी है जो अब तक कई खून कर चुका है। इसे पाकिस्तान से लाया जा रहा था। रास्ते में इसने अपने 3 मुहाफिजों को गोलियों से छलनी कर दिया और उसके बाद ये खून पर खून करता चला गया, और मैं अपनी जान खतरे में डालकर बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लाई हूँ। मेरा ख्याल है नागराज ने बेला को पहचान लिया था, लेकिन दूसरे लोगों की मौजूदगी में उस शनासाई को जाहिर नहीं करना चाहता था। वो उस वक्त मंदिर में था और मंदिर में उसकी हैसियत कुछ और थी। नागराज ने कहा, अगर ये हत्यारा है तो इसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए। ऐसी चीजों के फैसले कानून ही करता है। ये मंदिर है, भगवान का घर है। दुनिया में इससे पवित्र जगह कोई और नहीं हो सकती। मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता जिससे ये पवित्र स्थान नापाक हो जाए। तुम अपनी ये राइफल फेंक दो और इसे उस दरवाजे से बाहर ले जाओ। इसका फैसला करने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसे ले जाओ यहाँ से। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह लाताल्लुकी का इजहार करेगा, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई। वो किसी किस्म का शदीद रद्द अमल जाहिर करके लोगों के सामने अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो तो पाप, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ भाषण दे रहा था। ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिससे उसकी नेकनामी पर हर्फ आता। इसलिए उसने बेला को झड़क दिया और उसे राइफल फेंक कर मुझे यहाँ से ले जाने का हुक्म दिया। बेला ने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने राइफल फेंक दी। जब बेला मुझ पर राइफल तान कर चीखी थी तो वहां बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए थे। 6-7 तो खौफजदा होकर भाग गए थे।
और उस वक्त हॉल में सिर्फ 8-10 आदमी रह गए थे। उनमें से 2 आदमी उठकर आगे आ गए। उनमें से एक हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज अगर आप आज्ञा दें तो हम इस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दें। नारी अकेली है, आपने उसे निहत्था भी कर दिया है, कहीं रास्ते में ये पाखंडी उस नारी को नुकसान न पहुंचा दे। नागराज ने हाथ उठाते हुए कहा, शांत रहो, ये नारी इसे हमारे चरणों तक लाई है तो इसे पुलिस तक भी ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बेला को मुखातिब करते हुए बोला, इसे यहाँ से ले जाओ कन्या। हम धर्मचारी लोग हैं, ऐसे मामलों से दूर रहना चाहते हैं, हमें इसमें मत उलझाओ, ले जाओ इसे यहाँ से। बेला की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसके मुंह से बिल्ली जैसी हल्की सी हुर्राहट निकली। उस दरवाजे की तरफ चलो, और ये बात जहन में रखना कि मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद है। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हॉल में मौजूद लोग दोबारा अपनी जगहों पर बैठ चुके थे और नागराज का भाषण भी दोबारा शुरू हो गया था। मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेला मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया था कि मंदिर से निकलते ही बेला की गर्दन नाप लूंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा जिंदगी में किसी के साथ इस तरह का धोखा करने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन मैं एक बार फिर ये भूल गया था कि मैं ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया था जो निहायत अय्यार, धोखेबाज और सफाक लोग थे। उस दरवाजे के बाहर दाएं बाएं बहुत कुशादा और तवील बरामदा था, जिसके सामने कुशादा सहन और उसके दूसरी तरफ भी मंदिर के हिस्से की कोई इमारत थी। बरामदे और सहन में बहुत से लोगों की आमदरफ्त थी। मेरे लिए फरार का बेहतरीन मौका था। इतने बहुत से लोगों की मौजूदगी में बेला गोली चलाने की हिमाकत नहीं करेगी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि बरामदे में निकलते ही 2 आदमी दाएं बाएं मेरे साथ जुड़कर चलने लगे। उसके साथ ही एक सरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकराई, कोई बुरा ख्याल मन में मत लाइयो भाया, वरना तुम्हारी लाश यहाँ तड़पत रहेगी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। अब नागराज की चाल भी मेरी समझ में आ गई थी। उसने अपने चेलों के सामने मुझे बेला के साथ हॉल से निकलने का मौका तो दे दिया था, लेकिन जहां उसके गुर्गे मेरे मुंतजिर थे और बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया। पिस्तौलों की चुभन मैं अपने दोनों पहलुओं में महसूस कर रहा था।